तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में और उनसे जुड़ी हुई कुछ बड़ी अपडेट्स हैं जो अभी हमको यहाँ पर आती हुई देखने को मिल रही है, तो वो हम कवर करने वाले हैं। अपडेट क्या है उसको समझेंगे, इम्पैक्ट एनालिसिस करेंगे, इन स्टॉक्स में आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे। कुछ फंडामेंटल अपडेट्स के साथ साथ टेक्निकल चार्ट पे क्या है सिचुएशन, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, देखिए सुवेन फार्मा की। काफ़ी अच्छी कंपनी है, फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है और बेसिकली एक सीडीएमओ प्लेयर है। और डिवीज़ के साथ इसको मेजरली कंपेयर किया जाता है। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 12,000 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और कंपनी में देखिए यहाँ पर क्या बड़ी न्यूज़ है वो हम समझते हैं। तो यहाँ पर जो बड़ी न्यूज़ है वो 26 तारीख को हमको आती हुई देखने को मिली है कि एडवेंट, जी हाँ दोस्तों, एडवेंट यहाँ पर सुवेन फार्मा को बाय कर रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक यहाँ पर एडवेंट के पास जाने वाले हैं। कोहेंस लाइफ साइंसेज एक कंपनी है, उसके साथ यहाँ पर इसका मर्जर किया जा सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि सुवेन फार्मा के शेयर होल्डर्स ज़रूर यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि क्या कंपनी का भविष्य यहाँ पर हो सकता है, क्या यहाँ पर आगे वैल्यू क्रिएट होगी या नहीं होगी। तो बेसिकली ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। अब यहाँ पर ये क्यों बेच रही है कंपनी, बेसिकली जो सीएमडी है वेंकट जस्ती जी, काफ़ी अच्छा नाम है उनका इंडस्ट्री में, क्यों वो बेच रहे हैं? तो उनका कहना है कि देखिए जो प्रॉपर सक्सेशन प्लान है उनके पास नहीं है और आगे आने वाले 5-7 सालों में शायद वो इतना ज़्यादा यहाँ पर इस पे फोकस ना कर पाएँ, इसलिए इनको एक अच्छा स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर चाहिए था। तो एडवेंट का नाम यहाँ पर सामने आया है और एडवेंट ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ग्लोबल पीई जाइंट है, हम सभी को पता है। और कोहेंस लाइफ साइंसेज एक काफ़ी अच्छी कंपनी, इसके साथ हो सकता है ये उसका मर्जर कर दें। डी लिस्टिंग की बातें यहाँ पर हो रही थी, वो तो देखिए अभी श्योरिटी नहीं है, होगी नहीं होगी ये तो बात की बात है। लेकिन अभी अगर हम बात करें क्या यहाँ पर शेयर होल्डर्स के लिए फ़ायदा है या नहीं, तो मेरे हिसाब से देखिए जब हम बात करते हैं वेंकट जस्ती जी की, तो काफ़ी अच्छा वो एक नाम है इंडस्ट्री में। वो काफ़ी अच्छा मैनेज कर रहे थे बिज़नेस को, काफ़ी अच्छा बिज़नेस चला रहे थे। रिटर्न रेशोज़ काफ़ी अच्छे हैं, देखिए बिज़नेस के डेट नहीं है कंपनी पे, कंपनी जो है मार्जिन्स 45% के आसपास मेंटेन कर रही थी। तो इसका मतलब काफ़ी अच्छा यहाँ पर लीड कर रहे थे वो बिज़नेस को। और सीएजीआर ग्रोथ भी कंपनी की काफ़ी अच्छी हमको देखने को मिल रही थी। टॉप लाइन करें चाहे बॉटम लाइन की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये कि नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि अब जब यहाँ पर ग्लोबल पी फंड आएगा तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट डिसीजंस हैं वो यहाँ पर एडवेंट लेता हुआ नजर आएगा। वो किस तरीके से हैंडल करते हैं ये तो बात की बात है, लेकिन डेफिनेटली एक ही नेगेटिव हो सकता है। लेकिन पॉजिटिव्स भी हैं मेरे ख्याल से यहाँ पर। और वो पॉजिटिव क्या है कि देखिए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आ रहा है तो कहीं ना कहीं वैल्यू इमर्ज हो सकती है। जो एडवेंट है वो बड़ा नाम है और कोहेंस के साथ अगर मर्जर होता है तो यहाँ पर अच्छी चीज़ें हैं कि कोहेंस की जो कैपेसिटीज़ हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। तो मैनेजमेंट बैंडविड्थ बढ़ती हुई नजर आएगी, कैपेसिटीज़ इज़ गोइंग टू इंच अप, लार्ज क्लाइंट बेस है कोहेंस का। ठीक है, ईपीएस एक्रेटिव हो सकता है ये बिजनेस के लिए एज वेल एज फॉर दी शेयर होल्डर्स। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर इस बेसिकली एक्विजिशन के बाद। यहाँ पर पॉजिटिव ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और नेगेटिव एक ही है कि यहाँ पर जो जस्ती साहब हैं वो ज़्यादा डिसीजन यहाँ पर शायद ना ले पाए। हालांकि वो अभी मैनेजमेंट में रहेंगे, वो आगे भी काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से जो है जा रहे हैं। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है। मेरे ख्याल से देखिए ज़्यादातर अगर बात करूँ, मेरे हिसाब से 70% यहाँ पर पॉजिटिव है, 30% नेगेटिव है। अब कोहेंस के साथ मर्जर हो रहा है तो वो भी एक पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि कोहेंस ऑलरेडी 25% के साथ ग्रो कर रही है, आगे भी इसके जो है ग्रोथ के गाइडेंस अच्छे नज़र आ रहे हैं। और ऑलरेडी सुवेन फार्मा एक बड़ा नाम है, तो यहाँ पर डेफिनेटली सुवेन फार्मा के साथ कोहेंस का मर्जर अच्छा हो सकता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ। शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि एक बड़ा स्केल मिलेगा, मैनेजमेंट बैंडविड्थ यहाँ पर बड़ी मिलेगी, जो बड़ा क्लाइंट बेस है वो यहाँ पर उनको मिलता हुआ नज़र आएगा। और ये एपीआई में बेसिकली जो मर्चेंट एपीआई है और प्योर सीडीएमओ जो है उसका बेस बड़ा जो है मजबूत करते हुए नजर आएंगे। तो सुवेन फार्मा के लिए मेरे ख्याल से अच्छा है। शॉर्ट टर्म थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म अच्छी कहानी नज़र आ रही है सुवेन फार्मा की। अब यहाँ पर बात करें बाइंग करनी है नहीं करनी, तो ये डिसीजन दोस्तों मैं आप पे छोड़ता हूँ। देखिए मेरे पास, मैं इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं ओपिनियन यहाँ पर अनबायस्ड रखना चाहूँगा अपना। मेरे हिसाब से अच्छा नज़र आ रहा है, बाकी आप बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज भी अभी अच्छा नज़र आ रहा है। सुवेन फार्मा की बात की जाए, वैल्यूएशन वाइज स्टॉक का P28 के पास है, मार्जिन 40% से ज़्यादा है, डेट फ्री कंपनी है और बड़ा एक्विजिशन है, एडवेंट का बड़ा नाम है, कोएंस का बड़ा नाम है। तो ये ईपीएस एक्रेटिव हो सकता है, तो इसको बाय किया जा सकता है। और अभी फार्मा सेक्टर में इतनी तेज़ी नहीं है, लेकिन
फार्मा सेक्टर की ग्रोथ, मतलब जो फार्मा सेक्टर है उसमें हमको सेक्टर रोटेशन देखने को मिल सकता है और यहाँ पर आगे बढ़ सकता है सुवेन फार्मा भी, अलॉन्ग विद दी अदर मेजर प्लेयर्स लाइक डिवीज़ लैब। तो यहाँ पर डेफिनेटली मेरे ख्याल से अच्छा है, इसको बाय किया जा सकता है करंट मार्केट प्राइस पे। बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड में नहीं है, यहाँ पर डिवीज़ लैब आप देखिए डाउन ट्रेंड में है, तो ये बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड में नहीं है, कंसोलिडेशन में ही आप इसको कह सकते हैं लॉन्गर लॉन्गर टाइम होराइजन पे। तो ये हो गया पहला स्टॉक। अब दूसरा स्टॉक है दोस्तों लॉरस लैब, और लॉरस लैब के रिगार्डिंग भी एक बड़ी खबर आ रही है और काइंड ऑफ नेगेटिव अपडेट है। आज के दिन आप देखिए ये जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया है लॉरस लैब ने। तो बेसिकली जो इनकी एक एपीआई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ठीक है, अनाकपल्ली डिस्ट्रिक्ट विशाखापट्टनम में, उसमें यहाँ पर एक फायर इंसिडेंट हुआ है जिसमें ह्यूमन लॉस भी हुआ है। आई थिंक 4 जनों की यहाँ पर जो है 4 जने यहाँ पर दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स आफ्टर रीचिंग हॉस्पिटल। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव है। भी आपको बताओ थोड़े टाइम पहले दीपक नाइट्राइट के एक फायर प्लांट में भी ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था। तो कहीं ना कहीं देखिए जो फार्मा सेक्टर की कंपनी है, जो बड़े यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स चला रही हैं, एपीआई वाली कंपनीज़ हैं, स्पेशलिटी केमिकल, तो उनके साथ ये इश्यूज़ रहते ही रहते हैं। तो ये एक नेगेटिव डेफिनेटली देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक में आप देखिएगा तो प्रेशर है। आज के दिन करीब करीब 3 सवा 3% स्टॉक गिर चुका है। अब लॉरस लैब के साथ देखिए ऑलरेडी इश्यूज चल रहे हैं, एक और इशू यहाँ पर सामने आ गया, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे अभी नेगेटिव हैं और शेयर होल्डर्स को समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, देखिए लॉरस लैब मेरे पास भी, और मैं खुद यहाँ पर लॉस में चल रहा हूँ, नेगेटिव में चल रहा हूँ लॉरस लैब में। तो मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, ना ही मैं इसको काफ़ी टाइम से कवर कर रहा हूँ, तो मैं कोई एडवाइस नहीं दूंगा आपको कि यहाँ पर और बाय कीजिए। इसमें मेरे ख्याल से और गिरावट हो सकती है, शॉर्ट टर्म हेडविंड्स हैं, तो यहाँ पर मैं फॉलिंग नाइफ को कैच करने का आपको कोई भी सजेशन नहीं दूंगा। मैं खुद नहीं कर रहा तो आपको भी नहीं बोलूंगा, हालांकि मैं अपनी पोजीशन बनाए हुआ हूँ। देखिए नेगेटिव क्या चल रही है शॉर्ट टर्म में चीज़ें, कि अभी इनके जो एआरवी सेगमेंट है उसमें प्राइसिंग प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है। जो एंटी रेट्रोवायरल्स हैं वहाँ पर प्राइसिंग प्रेशर है। जो गाइडेंस कट की इन्होंने रेवेन्यू में, $1 बिलियन की जो गाइडेंस थी वो भी कट कर दी इन्होंने। बेसिकली जो मैनेजमेंट है देयर टॉक इज़ नॉट अलाइंड विद दी नंबर्स। तो ये कि कहीं ना कहीं नेगेटिव्स चल रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए पैक्सलोविड जो इनकी एक मेजॉरिटी रेवेन्यू कंट्रीब्यूटिंग मॉलिक्यूल है, जो फाइजर की बेसिकली मॉलिक्यूल है कोविड को ट्रीट करने के लिए, यहाँ पर एक जो इसका काफ़ी बड़ा पोर्शन यहाँ पर रेवेन्यू का आ रहा है, तो इसकी सेल्स भी गिरती हुई नज़र आ रही थी। तो ये भी एक नेगेटिव चल रहा है, लेकिन अभी एक पॉजिटिव आ रहा है जिस प्रकार कोविड यहाँ पर फैल रहा है वापस से, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर फाइजर को अभी 1.96 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है यूएस गवर्नमेंट से फॉर कोविड-19 थेरेपी पैक्सलोविड। और पैक्सलोविड जो है फाइजर की है, जैसे कि मोलनुपिराविर जो है मर्क की है, वैसी फाइजर की पैक्सलोविड है। तो ये लॉरस के लिए जो है पॉजिटिव हो सकता है। तो अभी देखिए शॉर्ट टर्म में मेरे को लगता है Q3 का नंबर्स का वेट करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मेरे हिसाब से कोई एडिशन नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर मैं क्यों बना हुआ हूँ उसके पीछे क्या रीज़न है। तो यहाँ पर देखिए पास्ट जो है सेम सिचुएशन पास्ट में भी आई थी लॉरस लैब के साथ, जब यहाँ पर ट्रांजिशन ये कर रहे थे, ठीक है, पास्ट में भी सेम सिचुएशन थी। तो एग्जीक्यूशन काफ़ी अच्छा रहा था पास्ट में भी। लॉट ऑफ केपेक्स थो जो हो रखा था उस टाइम पास में, उन्होंने सही तरीके से एग्जीक्यूट किया। लॉट ऑफ मनी शेयर होल्डर्स का यहाँ पर बना, लॉट ऑफ मनी मेड बाय दी बिजनेस एज वेल एज फॉर दी शेयर होल्डर्स। तो सेम सिचुएशन अभी हमको देखने को मिल रही है। काफ़ी बड़ा केपेक्स इनका पेंडिंग है, FY24 और FY25 में आता हुआ नजर आएगा। ट्रांजिशन फेज में है बेसिकली। जो इनका कस्टम सिंथेसिस बिजनेस है, बायोलॉजिक्स वाला बिजनेस है, वो ग्रोथ ट्रिगर्स हो सकते हैं। तो अभी भी सेम सिचुएशन में बिजनेस है, इसलिए मुझे बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ पर देना पड़ेगा लॉरस लैब को। तो मैं इन्वेस्टेड हूँ यहाँ पर। मुझे लगता है कि अगले 2 साल 3 साल में अच्छी कहानी यहाँ पर वापस से इमर्ज हो सकती है, जैसे कि पास्ट में हुई थी, इसलिए मैं यहाँ पर इन्वेस्टेड हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं और ऐड नहीं करूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में स्टॉक और गिर सकता है, टेक्निकली वीक नज़र आ रहा है। पहले ये वाला जो है लेवल टूटा था, फिर अब ये वाला भी लेवल ब्रेकडाउन हो रहा है, तो और गिर सकता है स्टॉक। 300 के लेवल पे आ सकता है, 300 से 330 के लेवल पे आ सकता है। तो Q3 का वेट कीजिए, इसके रिजल्ट को हम डीपली एनालाइज करेंगे, तो यहाँ पर उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। बाकी देखिए आपका डिसीजन है, आपका कन्विक्शन के ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए IEX। तो IEX में बड़ी अपडेट आज के दिन आई है कि जो इनकी कार्बन बेसिकली जो होली ओन सब्सिडरी थी, कार्बन मार्केट कार्बन एक्सचेंज जो है, इंटरनेशनल कार्बन एक्सचेंज जो बात करें,
तो यहाँ पर इनकी जो होली ओन सब्सिडरी थी वो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, जिसकी बात हमने पहले भी की थी, तो एक ये पॉजिटिव है बड़ा। तो यहाँ पर पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात की जाए, पावर ट्रेडिंग की बात की जाए या फिर कार्बन जो है क्रेडिट्स की ट्रेडिंग की बात की जाए, तो मेरे ख्याल से एक बड़े अपॉर्चुनिटी साइज़ है, तो आईएक्स का बिजनेस अच्छा कर सकता है आने वाले भविष्य में। अब यहाँ पर मेरे पास एक कमेंट आ रहा था कि पावर अच्छा नहीं करेगा, तो पावर क्यों अच्छा नहीं करेगा? जैसे जैसे इंडिया इकोनॉमी डेवलपमेंट होगा, इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ेगा तो पावर की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो यहाँ पर कंजम्पशन भी उतना ही हिसाब से हमको देखने को मिलेगा। तो सारी चीज़ें क्या है, मार्केट जो है ट्रेड होगा पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, और इंडिया का पेनिट्रेशन अभी बहुत कम है पावर ट्रेडिंग पे, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, पूरा डिटेल एनालिसिस कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से पावर ट्रेडिंग यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी, वॉल्यूम्स बढ़ते हुए नजर आएंगे, और वॉल्यूम्स बढ़ेंगे तो आईएक्स मेजर बेनिफिशियरी यहाँ पर होगा, और साथ ही साथ कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग भी होगी तो उसका बेनिफिशियरी आईएक्स हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कार्बन सर्टिफिकेट्स ये जो हैं एनर्जी ग्रीन जो सर्टिफिकेट्स हैं वो ऑलरेडी ट्रेड करा है, तो उसके पास ऑलरेडी एक एडेड एडवांटेज है। तो मेरे हिसाब से देखिए बिजनेस अच्छा है। वैसे शॉर्ट टर्म जो पावर अभी प्राइसिंग चल रही हैं, जो सप्लाई शॉर्टेजेस हैं कोल की, उसकी वजह से प्रोडक्शन इतना नहीं हो पा रहा है, वॉल्यूम्स नहीं बढ़ पा रहे हैं, बस यही एक इशू है। बाकी मुझे वैसा कोई फंडामेंटल इशूज़ नज़र नहीं आते, तो एक अच्छे सपोर्ट पे है। 60% की करेक्शन हो चुकी है, थोड़ा बहुत और भी गिर जाए, 110 तक भी आ जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ पर मौका ढूंढ सकते हैं बाइंग करने का। नेक्स्ट देखिए रेलटेल, और रेलटेल में भी एक बड़ी अपडेट आ रही है। हालांकि बिजनेस अच्छा लग रहा था ये, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा हेडविंड्स आ रही हैं। वो क्या है बड़ी न्यूज़? तो टेलीकॉम फर्म्स गेट ग्रीन सिग्नल फॉर टावर सर्विसेज ऑन रेलवे लैंड्स, यानी कि जो प्राइवेट टेलीकॉम फर्म्स है उनको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है फॉर टावर्स सर्विसेज ऑन रेलवे लैंड, जो कि पहले सिर्फ रेलटेल के पास था ये ऑथराइजेशन की रेलटेल ही यहाँ पर टावर्स और जो बाकी सोल्यूशंस जो है इंफ्रा सोल्यूशंस प्रोवाइड करा रहा था, या फिर जो टेलीकॉम सोल्यूशंस प्रोवाइड करा था वो रेलटेल ही करा रहा था। लेकिन अब प्राइवेट 5G को बूस्ट देने के लिए यहाँ पर प्राइवेट टेलीकॉम्स को भी यहाँ पर जो है अप्रूवल मिल चुका है, तो ये कहीं ना कहीं रेलटेल के लिए ख़राब हो सकता है। जो ऑर्डर्स रेलटेल को मिलने वाले थे वो प्राइवेट प्लेयर्स को भी मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पर उसका नुकसान रेलटेल को हो सकता है। तो रेलटेल अगेन थोड़ा सा अभी बिजनेस वाइज मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नज़र नहीं आ रहा है, जो पहले नज़र आ रहा था, लेकिन अभी मुझे लगता है थोड़ा सा इसको अवॉइड करें तो ही सही है। बाकी देखिए आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ अपने असेसमेंट में, लेकिन आप भी एक बार अपनी स्टडी ज़रूर कीजिए। उसके बाद है देखिए हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़, काफ़ी बढ़िया कंपनी है, लेकिन जैसा हम पहले से बात करते हुए आ रहे हैं कि बहुत महंगा स्टॉक है। जी हाँ दोस्तों, 100 के पी पे चल रहा था, अभी 60 के पी पे चल रहा है, लेकिन अभी भी महंगा नज़र आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार का बिजनेस है, जिस प्रकार की ग्रोथ गाइडेंस है, 25% की ग्रोथ गाइडेंस है, उसकी वजह से थोड़ा सा इसको वैल्यूशन मिलते हैं। और जिस प्रकार का डिजिटल रेवेन्यू है इसका 96% के आसपास, उसकी वजह से वैल्यूशन मिलते हैं, मैनेजमेंट की वजह से वैल्यूशन मिलते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी शॉर्ट टर्म में जो है होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अभी आज के दिन वेंकट रमन नारायण साहब जो आई थिंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हैप्पीएस्ट माइंड के, उनका एक स्टेटमेंट आ रहा था सीएनबीसी टीवी 18 पे कि Q3 में देखिए स्लाइट रिडक्शन इनको रेवेन्यू में होता हुआ देखने को मिल सकता है ड्यू टू फ्यूअर वर्किंग डेज, नॉट हर्ड ऑफ मेजर कट्स इन टेक स्पेंड बट सीइंग रीप्रायोरिटाइजेशन ऑफ स्पेंड। अब रीप्रायोरिटाइजेशन यहाँ पर वो बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रीप्रायोरिटाइजेशन का मतलब अगर आप इस इंडस्ट्री में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होता है। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है रीप्रायोरिटाइजेशन, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डेफिनेटली जो बड़े टेक जायंट्स हैं वो बजट को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि कहाँ पर पहले स्पेंडिंग करनी, कहाँ नहीं करनी। तो डिजिटल में थोड़ा सा एज ए डिस्क्रिशनरी एलिमेंट रहता है, तो वो कट हो सकता है। बाकी देखिए Q3 के नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा आईटी सेक्टर के लिए। हमने देखा था कि एक्सेंचर के नंबर काफ़ी अच्छे आए थे, लेकिन जो ग्रोथ गाइडेंस थी वो काफ़ी ख़राब थी। काफ़ी ख़राब इन द सेंस कि एनालिस्ट के जो एस्टिमेट्स थे उनसे नीचे थी, इसकी वजह से स्टॉक में गिरावट हुई। तो आईटी सेक्टर मुझे लगता है वेट एंड वॉच कीजिए, Q3 बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है, पूरा एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर पहले से थोड़े से स्टेटमेंट्स कॉशियस वाले स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो हैप्पीएस्ट माइंड की जिस प्रकार की वैल्यूशन है थोड़ा और वीकनेस आ सकती है। BFSI वी डोंट वर्क विद ट्रेडिशनल बैंक बट नॉट सीइंग टू मच ऑफ वीकनेस, होल्ड ऑन टू FY23 रेवेन्यू गाइडेंस ऑफ 25%। तो अभी भी गाइडेंस यहाँ पर 25% मेंटेन कर रहे हैं, मार्जिन्स 24% मेंटेन कर रहे हैं। नो रीजन टू ट्वीक आर लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन ऑफ 1 बिलियन बाय FY31, सी ए डिक्लाइन इन अट्रिशन रेट। तो पॉजिटिव्स भी हैं कि अट्रिशन रेट डिक्लाइन हो रहे हैं, और यहाँ पर नेगेटिव्स भी हैं कि यहाँ पर ग्लोबल रिसेशन हमको देखने को मिलेगा, तो टेक स्पेंडिंग के इश्यूज हो सकते हैं। बाकी कंपनी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे खासे लेवल पे ऑलरेडी आ चुका है, करेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पर आप बाइंग ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में बाइंग कीजिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं करनी है, बाइंग करेंगे हम Q3 और Q4 के बाद,
जब एक बार पूरा सेटल हो जाएगा मामला जो है वेस्ट में, तब हम यहाँ पर आईटी सेक्टर को फिर से हैवी बाइंग करेंगे। लेकिन हाँ, मेरे को लगता है कि आईटी सेक्टर में बाइंग तो ज़रूर करनी चाहिए, एसआईपी वे में बाइंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी करेक्शन पे है, ऑलरेडी आईटी सेक्टर पे एक नेगेटिव बातें चल रही हैं। तो जब पेसिमिज्म होता है तभी मुझे लगता है बाय करना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इग्नोर करना है स्टॉक्स को, आईटी सेक्टर में बाइंग करते रहिए, अच्छी अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स को धीरे धीरे एसआईपी करते रहिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एग्रोकेमिकल सेक्टर। तो एग्रोकेमिकल सेक्टर के रिगार्डिंग एक अच्छी खबर यहाँ पर आ रही है। एज पर रिपोर्ट क्रिसिल की, रेवेन्यू ऑफ एग्रोकेमिकल्स टू ग्रो डबल डिजिट करंट फाइनेंशियल ईयर एंड नेक्स्ट। तो मतलब अगले दो फाइनेंशियल ईयर में एग्रोकेमिकल रेवेन्यू डबल होते हुए हमको देखने को मिलेंगे, डबल डिजिट से ग्रो होते हुए देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही पॉजिटिव है अपडेट ये। और अगर यहाँ पर ऐसा होता है तो देखिए, जो क्रीम प्लेयर्स हैं यहाँ पर दो ही हैं, पीआई इंडस्ट्रीज, सुमिटोमो केमिकल। हालांकि यूपीएल भी अच्छी है, लेकिन डेट टू इक्विटी इसका बहुत ज़्यादा है, तो इसको मैं इग्नोर ही करूँगा। पीआई इंडस्ट्रीज और सुमिटोमो केमिकल बहुत ही क्रीम कंपनीज हैं। पीआई की बात करें तो प्रिफर्ड चॉइस रहती है, अच्छा खासा एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक प्रेजेंस है इसका, 20% ग्रोथ गाइडेंस हमको यहाँ पर कंपनी देती है, और कंटिन्यू यहाँ पर अचीव भी किया है। न्यू जो है प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहते हैं लगातार। अगर आप देखेंगे तो न्यू मॉलिक्यूल्स इनके लॉन्च होने वाले हैं अगले इस क्वार्टर में भी हुआ है, और आई थिंक अगले 2 क्वार्टर में भी न्यू मॉलिक्यूल्स लॉन्च होंगे। सीडीएमओ जो इनका सेगमेंट है वो काफ़ी हाई ग्रोइंग है, सिंथेसिस वाला जो इनका बिजनेस है, जहाँ पर ये पेटेंट मॉलिक्यूल्स को ही सिर्फ जो है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो पीआई इंडस्ट्रीज़ लाजवाब कंपनी है। सुमिटोमो की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी है। दोनों क्रीम प्लेयर्स हैं। तो पीआई इंडस्ट्रीज़ मुझे लगता है इस लेवल पर बाय किया जा सकता है। हालांकि अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि बिजनेस में स्ट्रेंथ है, सेक्टर में स्ट्रेंथ है, इसलिए ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो आप इसको बाय कर सकते हैं। आई थिंक आपने निचले स्तरों पे भी बाय किया होगा, क्योंकि लगातार मैंने इसको निचले स्तरों पे कवर किया था। जब स्टॉक भागता है तो मैं थोड़ा कवर कम करना बंद कर देता हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है, इसको बाय कर सकते हैं एसआईपी वे में। एक और क्रीम प्लेयर है दोस्तों सुमिटोमो केमिकल, बहुत गजब की कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, हाई ग्रोथ कंपनी है। इसमें भी करेक्शन आई हुई है अभी, अच्छा खासा यहाँ पर एक सपोर्ट लेके स्टॉक जो है ऊपर की साइड, देखिए सपोर्ट जोन है पूरा, ये ऊपर की साइड जा रहा है सपोर्ट लेकर, तो इसको भी बाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों क्रीम प्लेयर हैं। अब एक प्लेयर और है जहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे, वो है दोस्तों हिरम्बा इंडस्ट्रीज। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सस्ती नजर आ रही है, स्टॉक का पी 11 का है। पूरी इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो 30-30-40 के पी पे स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, इंडस्ट्री का पी 23 का है। मात्र 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। प्रमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट 75% के आसपास है, रिटर्न रेशोज बहुत अच्छे हैं। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी है फंडामेंटली, ठीक है, फंडामेंटल नंबर्स में अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी है। अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं क्या इसको बाय करें, तो बाय किया जा सकता है, थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। लेकिन ये क्वेश्चन ये भी था कि इतने कम वैल्यूएशन इसको क्यों मिल रहे हैं, तो उसके पीछे 3 कारण है। पहला, हालांकि इसको मैंने पहले भी कवर किया था जब आईपीओ आया था, एक तो काफ़ी सारे क्रिमिनल केसेस इसके जो है प्रमोटर्स के अगेंस्ट यहाँ पर चल रहे हैं। दूसरा, अगर बात करें तो यहाँ पर टैक्स रिलेटेड इन्होंने कुछ यहाँ पर फजिंग वगैरह की थी, कुछ इलीगल ट्रांजैक्शंस किए थे पास्ट में, उसकी वजह से। तीसरा, अगर हम बात करें तो इसका मैंने कैश फ्लो देख रहा था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। सीएफओ टू पैट की बात करें तो बहुत ज़्यादा जो है अच्छा नज़र नहीं आता, तो कैश फ्लो अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से यहाँ पर इश्यूज़ है। तो मार्केट परसेप्शन बेसिकली नेगेटिव है, इसकी वजह से इसको इतने वैल्यूएशन नहीं मिल रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली देखिए कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, और ऐसे इश्यूज़ पहले भी बहुत सारी कंपनीज़ के साथ रहे हैं। तो अगर यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं तो मेरे हिसाब से अगर आप रिस्क एपेटाइट अच्छी है तो बाय कर सकते हैं हिरम्बा इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि ये भी कुछ सेगमेंट्स में, कुछ मॉलिक्यूल्स में यहाँ पर मार्केट लीडर है। तो अपने ऑल टाइम लो पे चल रहा है, यहाँ से और गिरावट हो सकती है। 11 के पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है और गिरावट नहीं हो सकती, और गिरावट हो सकती है। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो हिरम्बा इंडस्ट्रीज़ में ये चीज़ें जो मैंने बताई है इसको इग्नोर करके तो बाय कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर कोई भी सजेशन या एडवाइस नहीं है, जस्ट क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने इसको कवर किया है। बाकी हिरम्बा इंडस्ट्रीज़ को हम पीआई सुमिटोमो के साथ कंपेयर ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर दी बेसिकली सीडीएमओ, कस्टम सिंथेसिस में ज़्यादा है उनका। ये बेसिकली डोमेस्टिक बहुत ज़्यादा इनका फोकस्ड है। हिरम्बा हो गया, भारत रसायन हो गया, धनुका एग्रीटेक हो गया, तो डोमेस्टिक इनका फोकस ज़्यादा है, तो ये भी कंपनीज अच्छा कर सकती हैं। तो ये है दोस्तों कुछ स्टॉक्स, इनके रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स। फंडामेंटल एनालिसिस तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत लिमिटेड टाइम में मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत जो कवर किया है, होप इससे आपको इन्फॉर्मेशन और थोड़ी बहुत यहाँ पर नॉलेज मिली होगी। तो अच्छा लगा वीडियो, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आपका क्या यहाँ पर ओपिनियन है इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग, कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।